नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज आधुनिक विश्व के इतिहास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हिटलर की विदेश नीति। यानी इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हिटलर के अन्य देशों के साथ संबंध कैसे थे या विदेशों के साथ अपनी नीति के निर्धारण उसने किन उद्देश्यों के आधार पर किया। तो जब से ही हिटलर सत्तारूढ़ हुआ उसने जर्मनी की व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया और एक तरह से पूरी शक्ति अपने हाथ में ले ली और विरोधियों का दमन कर दिया और जर्मनी का नाजीकरण कर दिया गया। आपको पता ही है कि 1919 के अंदर जो वर्साई की संधि हुई थी उसके अनुसार जर्मनी की एक सीमा निर्धारित की गई थी जिससे जर्मन लोग संतुष्ट नहीं थे और वो उसका विस्तार करना चाहते थे। इसके साथ साथ समुद्र पार बस्तियां प्राप्त करने की अपेक्षा जर्मनी के निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार करना वो अधिक उचित समझता था। उसका विचार था कि समुद्र पर बस्तियों की अपेक्षा देश के निकट स्थित प्रदेशों पर प्रभुत्व समाप्त स्थापित करना अधिक उपयुक्त है। और वो जर्मनी के आसपास के जो कंट्रीज थे जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, पोलैंड हो गया, इनके ऊपर अधिकार करके या उसमें जो जर्मन बाहुल्य क्षेत्र थे या उनको अपने नियंत्रण में लेकर के वो जर्मनी का विस्तार करना चाहता था और अपनी विदेश नीति को मजबूती से स्थापित करके वो जर्मनी को यूरोप का एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। हिटलर अपने समय में यूरोपीय महाद्वीप का महान व्यक्ति था। वह जर्मन राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित था और उसने अपने विदेशी क्रियाकलापों द्वारा समस्त विश्व को चकित कर दिया। उसके जो विदेशी कार्य थे उनको निम्नलिखित बिंदुओं के अंदर ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले उसके द्वारा क्या किया गया, राष्ट्र संघ का त्याग कर दिया गया। किसका त्याग कर दिया गया? उसके द्वारा राष्ट्र संघ का त्याग कर दिया गया। राष्ट्र संघ की प्रसुविधा के उद्देश्य से हिटलर को कोई विश्वास नहीं था और इसलिए 14 अक्टूबर 1933 ईस्वी को उसके द्वारा राष्ट्र संघ से त्याग वो कर दिया गया या राष्ट्र संघ को छोड़ दिया गया। इसके अलावा पोलैंड के साथ उसने 10 वर्ष का एक समझौता किया जिसको अनाक्रमण समझौते के नाम से जाना जाता है। 1934 को यह समझौता हुआ और इसमें यह बात हुई कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था क्योंकि कुछ ही समय बाद हिटलर ने इसी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करके दूसरे विश्व युद्ध का आगाज किया था। विदेश नीति के रूप में उसका अगला कदम है सार प्रदेशों का जर्मनी के अंदर विलय। जो सार का क्षेत्र था उसमें 1935 के अंदर जनमत संग्रह करवाया गया, जो वर्साई की संधि में भी लिखा गया था कि सार प्रदेश का 1935 में जनमत संग्रह करवाया जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है। तो वहाँ के सारे लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ एक तरह से जर्मनी के साथ रहने का निश्चय किया। इसके अलावा उसने जर्मनी के अंदर शस्त्रीकरण की घोषणा कर दी। वर्साई की संधि के माध्यम से जर्मनी की सैनिक प्रगति पर रोक लगा दी गई थी, किंतु हिटलर के उन धाराओं का उल्लंघन करते हुए उसने 16 मार्च 1935 को यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि जर्मनी के पास 5.5 लाख सेना हर समय तैयार रहेगी। इसके अलावा उसने इंग्लैंड के साथ भी एक समझौता किया 1935 में। इंग्लैंड ने जर्मनी को यह अधिकार दे दिया कि वह इंग्लैंड की जल सेना के 35% भाग तक अपनी जल सेना का विकास कर सकेगा तथा जर्मनी पनडुब्बियों का निर्माण भी कर सकेगा। तो इस तरह से उसने जर्मनी के साथ भी ये एक समझौता किया। इसके अलावा उसने राइन प्रदेश का सैन्यीकरण कर दिया। जिस राइन प्रदेश के 50 किलोमीटर के दायरे से सेनाएं हटा दी गई थी उसके पश्चिमी भाग से, 1936 में उसने इस शर्त का उल्लंघन करते हुए 35,000 सैनिकों को राइन प्रदेश के अंदर भेज दिया। और क्या किया गया उसकी विदेश नीति में, रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण है वो किया गया। हिटलर ने इटली व जापान दो महान शक्तियों को मित्र बनाकर अपनी कूटनीतिक योजना सफल कर दी। इटली को राष्ट्र संघ के विरुद्ध सहायता देकर तथा स्पेन के गृह युद्ध में इटली का साथ देकर वहाँ के तानाशाह मुसोलिनी को उसने अपना मित्र बना लिया। 1936 में हिटलर और मुसोलिनी के बीच में गुप्त संधि हो गई और 25 नवंबर 1936 को हिटलर ने जापान के साथ एक एंटी कोमिर्टन पैक्ट संपन्न किया। लगभग एक वर्ष पश्चात नवंबर 1937 में संधि में इटली को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह से यूरोप की राजनीति के अंदर 1937 में एक्सिस राष्ट्रों का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में इन्हीं राष्ट्रों के द्वारा बड़े स्तर के ऊपर युद्ध लड़ा गया।
ऑस्ट्रिया का जर्मनी के अंदर विलय कर लिया गया। ऑस्ट्रिया में चूंकि जर्मन मूल के बहुत सारे लोग रहते थे, तो पहले तो हिटलर ने दबाव बनाकर उस क्षेत्र और एरिया को जहाँ पर जर्मन मूल के लोग रहते हैं उसको जर्मनी के अंदर विलय करवा लिया, और उसके बाद उसने 1938 के ऊपर संपूर्ण ऑस्ट्रिया के ऊपर भी अधिकार कर लिया। म्यूनिख समझौता व चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार। अब जर्मनी की सीमा चेकोस्लोवाकिया की सीमा से लगती थी और चेकोस्लोवाकिया में लगभग 35 लाख जर्मन रहते थे। इसलिए हिटलर की ये मांग थी कि चूंकि चेकोस्लोवाकिया के अंदर जर्मन लोग रहते हैं तो उस क्षेत्र को जर्मनी के अंदर शामिल किया जाए, वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाए। चेकोस्लोवाकिया की समस्या पर विचार करने के लिए जर्मनी, इटली, फ्रांस व इंग्लैंड के प्रतिनिधियों ने 29 सितंबर 1938 को जर्मनी के म्यूनिख में एकत्रित हुए और वहाँ पर एक समझौता हुआ। इंग्लैंड के प्रतिनिधि चर्चिल के शब्दों में यह समझौता चेकोस्लोवाकिया के मृत्युदंड के समान था। 1939 में हिटलर ने वहाँ की जनता को भड़काकर विद्रोह करवा दिया और जनता ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री वार्ता करने के लिए हिटलर के पास बर्लिन पहुंचे, तो हिटलर ने बल का प्रयोग करते हुए उनसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए और 15 मार्च 1939 को संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर भी उसने अधिकार कर लिया। पहले ऑस्ट्रिया और अब चेकोस्लोवाकिया। पहले चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग किया गया, उसके जर्मन मूल के क्षेत्रों को जर्मनी को सौंप दिया गया म्यूनिख समझौते के बाद में, और बाद में उसने वहाँ के शासक को डरा धमका करके संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया के ऊपर भी अधिकार कर लिया। और अब था पोलैंड पर आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज। पोलैंड के साथ हमने देखा था कि उसके द्वारा 10 वर्षों का एक अनाक्रमण समझौता किया गया था, लेकिन हिटलर किसी भी सूरत के अंदर जर्मनी के प्रभाव को कम नहीं करना चाहता था या जर्मनी के क्षेत्रों को किसी को सौंपने की स्थिति में पसंद नहीं करता था। इसलिए 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस ने हिटलर से पोलैंड से सेना हटाने की मांग की। हिटलर ने उस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया था। फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार धीरे धीरे अन्य शक्तियां भी सम्मिलित होती गई और यह विश्व युद्ध के अंदर परिवर्तित होता चला गया, और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज होता है, जब 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर के द्वारा पोलैंड पर डेंजिंग बंदरगाह को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया जाता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि हिटलर ने प्रारंभ से ही जर्मनी की विदेश नीति को सैनिक महत्वाकांक्षाओं पर आधारित किया था। वह वर्साई संधि को जर्मनी के माथे पर एक कलंक समझता था। उसका विचार था कि जर्मनी एक विश्व शक्ति है और उसकी स्थिति को कोई मिटा नहीं सकता। अतः वर्साई संधि द्वारा जर्मनी के अपमान का बदला लेने के लिए वह युद्ध अनिवार्य समझता था। अतः यह कहा जा सकता है कि हिटलर की विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहीं न कहीं उत्तरदायी थी। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको हिटलर की विदेश नीति समझ में आई होंगी। इसकी 10 बातें उनको आप ध्यान से पढ़ें और इनको समझने की कोशिश करें।